गर्मी की छुट्टी में ससुराल आए 5 ननंद का परिवार। मम्मी मम्मी जल्दी नाश्ता लाओ ना, बहुत भूख लगी है। मम्मी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी मेरा दूध लेकर आओ। हाँ हाँ बच्चों, अभी लेकर आई। बहू कभी भी समय पर नाश्ता नहीं देती। पूरा परिवार साथ नाश्ता करने बैठा है, उसके बावजूद बहू नाश्ता बनाने में देरी कर रही है। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने बैठा था। वहीं अनीता रसोई में लगातार काम करने के कारण पसीने से लथपथ थी। वो अपने माथे का पसीना पोंछते हुए सभी को नाश्ता परोस रही थी। देर से सही पर बहू तू खाना बड़ा बढ़िया बनाती है। थोड़ा समय पर बनाया कर तो खाने का स्वाद दोगुना हो जाएगा। पापा जी, मैं कोशिश करती हूँ समय पर खाना बनाने की, पर क्या करूँ, गर्मी इतनी ज्यादा है कि देर हो जाती है। कोई बात नहीं, देरी से सही पर खाना स्वादिष्ट है। मुझे तो अच्छा लगा भाई। मम्मी पापा, हमारी गर्मियों की छुट्टी स्टार्ट हो गई है। इस गर्मी को हम लोग जरूर कहीं घूमने जाएंगे। बताइए आप हमें कहाँ लेकर जाइएगा? मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तो अपनी छुट्टी आराम से सोते सोते बिताऊंगा। मम्मी जी, पापा जी, अगर आपकी इजाजत हो तो इस गर्मी की छुट्टी में बच्चों के साथ मायके चली जाऊं। बच्चों का भी घूमने का मन है, और शादी के बाद मैं सिर्फ आरव और अनन्या की डिलीवरी के वक्त ही मायके गई थी। इतनी गर्मी में अगर बहू अपने मायके गई तो घर का काम कौन करेगा, और घर के इन 2 भूखे मर्दों का पेट कौन भरेगा। नहीं नहीं, मैं बहू को मायके नहीं जाने दे सकती। अरे बहू, अगर तू घर की जिम्मेदारियों से परेशान है तो साफ साफ कह, बच्चों का बहाना बनाकर घर की जिम्मेदारियों से क्यों भाग रही है? जिस तरह तेरा पति पूरे घर का खर्च चलाता है, उस तरह तेरे लिए एक नौकरानी भी रख देगा। ये क्या कह रही है मम्मी जी आप? मैं घर की जिम्मेदारी से नहीं भाग रही हूँ। वो तो गर्मी की छुट्टियाँ है, बच्चे घूमना चाहते हैं और मम्मी पापा भी बच्चों को देखना चाहते हैं। मुझे भी अपने मम्मी पापा से मिलना है, इसीलिए मैं गर्मी की छुट्टियों में अपने मायके जाना चाहती थी। बहू, कोई जरूरत नहीं है मायके जाने की, बच्चे यही रहेंगे और तू भी यही रहेगी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, तभी एक दिन हॉल में बैठी शारदा के फोन पर नीलम की कॉल आती है। मेरी बच्ची, इतने दिनों बाद तूने फोन किया है, कैसी है तू? तेरे ससुराल वाले कैसे हैं? मम्मी, मैं ठीक हूँ। मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि इस गर्मी की छुट्टी मैं और तुम्हारा नाती घर आ रहे हैं। अरे तू मेरे नाती के साथ मेरे दामाद को भी लेती आ, कुछ दिन हमारे साथ रहेंगे। मम्मी, नीरज को तो लेते आऊँ, पर फिर मम्मी पापा अकेले रह जाएंगे। अरे तू उनको भी लेते आ, मेरी बात कर समधन जी से। रोम रोम समधन जी। अरे समधन जी, अब क्या बहू बेटों के साथ आने के लिए आपको अलग से कहना पड़ेगा? गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के साथ आप दोनों भी आइएगा, हम दोनों समधन बैठकर खूब बातें करेंगे। ठीक है समधन जी, हम जरूर आएंगे। मम्मी, बड़ी दीदी के घर से फोन था क्या? हाँ, बातें सुनकर समझ नहीं आता है क्या? तेरी बड़ी दीदी अपने ससुराल वालों के साथ आ रही है। मैंने जब अपने मायके जाने की बात की तो घर की जिम्मेदारी और घर परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की बातें याद आ गई, और अब मेरी ननद को मायके बुला रही है मेरी कमर तोड़ने के लिए। ऐसे ही आज का दिन बीतता है और अगले दिन अनीता रसोई में तरह तरह के पकवान बना रही होती है। मैं अपने मायके नहीं गई तो क्या हुआ, मेरी बड़ी ननद तो अपने मायके आ रही है। अब उन्हें अपने मायके में एंजॉय करने का पूरा अधिकार है, और उनके साथ साथ बच्चे और मैं भी एंजॉय करूंगी। अनीता खुश होकर अपनी बड़ी ननद के लिए खाना बना रही होती है। थोड़ी देर में नीलम अपने पूरे परिवार के साथ घर के दरवाजे पर पहुंचती है। शारदा आरती की थाली लेकर दरवाजे पर आती है। अरे वाह मेरी बेटी, जमाई जी और मेरा प्यारा नाती, और मेरे समधी जी और समधन जी भी आ गए। अरे वाह भाई, अब गर्मियों की छुट्टियों में खूब मजा आएगा। मम्मी जी, जल्दी आरती उतार कर मेरी ननद के परिवार को घर के अंदर लेकर आइए। शारदा नीलम के परिवार की आरती उतारने लगती है, तभी आंचल और अंकिता भी अपने परिवार के साथ वहां पहुंच जाती हैं। तीनों बहनें एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाती हैं। तुम दोनों? माँ, भाभी, आपने इन दोनों को भी गर्मियों की छुट्टियों में बुलाया है क्या? हमने तो नहीं बुलाया है। अरे ये मेरा मायका है, गर्मियों की छुट्टी में यहाँ आने के लिए हमें किसी के बुलावे की जरूरत नहीं है। हम तो आप लोगों को सरप्राइज देने आए थे, पर यहाँ तो पहले ही नीलम दीदी ने बिस्तर बिछा रखा है। बड़ा बढ़िया किया जो आप दोनों साली साहिबा भी यहाँ चली आईं। आपके बिना तो ससुराल में मजा ही नहीं आता। बहू, जल्दी से अपने ननद के परिवार के लिए कमरा तैयार कर और उनका खाना परोस। सभी सफर से आए हैं, भूखे होंगे। हाँ, मुझे पुलाव खाना है और मुझे दही बड़े खाने हैं। भाभी, मुझे आपके हाथों की कचौड़ियाँ खानी है। मेरे लिए कचौड़ियाँ बनाना मत भूलिएगा।
हे भगवान, मैंने तो सिर्फ एक ननंद के खाने पीने और उनके कमरे को तैयार किया था। अब मेरी 2 ननंद और उनका परिवार भी आया है। मुझे जल्दी से पहले कमरा तैयार करना होगा और फिर खाना बनाना होगा। अनीता झाड़ू पोछा और सर्फ का पानी लेकर आंचल के बंद कमरे में आती है। कमरे में चारों तरफ धूल मिट्टी जमी हुई थी। मैं तो हर महीने पूरे घर की साफ सफाई करती हूँ। इन बंद कमरों में भी थोड़ी बहुत साफ सफाई करती हूँ। इसके बावजूद यहाँ इतनी धूल जमी है। धूल भी क्यों ना जमे, दोपहर के वक्त तेज लू चलती है कि धूल मिट्टी उड़कर घरों में आती है। अनीता खांसते हुए कमरे की धूल मिट्टी साफ करती है, फिर दूसरे कमरे में जाकर पोछा लगाने लगती है। तेज गर्मी के कारण उसका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। मेहनत से उसकी सांसें भी फूल रही थीं। तभी पोछा लगाते समय वो साबुन वाले पानी में फिसलकर गिर जाती है। आई माँ, कमर टूट गई। लगता है मेरी गर्मियों की छुट्टियां भी इसी तरह कमर टूटते हुए ही बीतेगी। अरे बहू, हमारा कमरा तैयार हुआ या नहीं? मुझे नहाना है। भाभी, क्या कर रही हैं आप? इतनी देर क्यों हो रही है? बस आप लोगों का कमरा तैयार हो गया है। आप लोग ऊपर आकर नहाकर कपड़े बदल लीजिए। अनीता अपने तीनों ननदों और उनके परिवारों को उनके कमरे और बाथरूम दिखाकर रसोई घर में आती है। रसोई घर तेज भट्ठी की तरह तप रहा होता है। अभी कुछ देर पहले इस रसोई में खाना बनाकर निकली थी और अभी फिर पूरी रसोई भट्टी की तरह तपने लगी। मुझे पहले पता होता कि मेरी तीनों ननंद और उनका परिवार आने वाला है तो मैं पहले ही पतीले में ज्यादा चावल, दाल और सब्जी बनाती। अगर मुझे ये सारी चीजें दोबारा बनानी पड़ेंगी और मेरी ननंद के परिवारों की जो खास फरमाइशें हैं वो तो मुझे बनानी है। अनीता एक बार फिर रसोई में लग जाती है। इतने बड़े परिवार के लिए खाना बनाते बनाते वो पसीने से तरबतर हो जाती है, लेकिन फिर भी किसी तरह खाना तैयार करके सभी को डाइनिंग टेबल पर परोस देती है। आप लोग खाना चख कर बताइए, आप लोगों को खाना कैसा लगा? भाभी, मुझे तो आपकी कचौड़ियाँ हमेशा से ही बहुत पसंद थी और आज भी आपने बेस्ट कचौड़ी बनाई है। हाँ मम्मी, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। और मम्मी के हाथ का खाना तो मेरा फेवरेट है। मेरे मायके में मेरे सामने भाभी की तारीफ हो रही है, ये तो गलत बात है। अरे अगर आधे घंटे का काम कोई 2 घंटे में करे तो काम तो ठीक हो गई। देखा ये जाता है कि कम समय में काम पूरा हो और अच्छा हो रहा है या नहीं। क्या फायदा समय निकल जाने पर कोई काम होने का। मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है, काम समय पर हो तब उस काम की कद्र है। सर से पाँव के नाखून तक पसीने से भीगी हूँ अपने नंदों के परिवार की खातिरदारी करने में, और मेरी नंदे कमियां निकाल रही है। सब समझती हूँ मैं, मेरी तारीफें मेरी नंदों से बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। ऐसे ही रात हो जाती है। अनीता सभी को खाना खिलाकर और घर का काम निपटाकर अपने कमरे में आती है। थकान के कारण वो अरुण के साथ आते ही सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ तीनों ननदें बैल्कनी में बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले रही होती हैं। इत्तेफाक से ही सही हम तीनों यहाँ मिल गई, पर हमारी 2 छोटी बहनें और उनका परिवार तो आए ही नहीं है। क्यों ना उन्हें भी बुला ले। हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा है। हम पांचों ननंद और उनका परिवार एक जगह रहेगा तो गर्मियों की छुट्टियों में बड़ा मजा आएगा। हम पांचों खूब बातें करेंगे और गर्मियों की छुट्टियों में घर के काम से परेशान भी नहीं होंगे। तीनों बहनें शारदा से अपनी बाकी 2 बहनों को भी परिवार सहित मायके बुलाने के लिए कहती हैं। ऐसे ही रात बीत जाती है। अगले दिन अनीता पूरे घर की साफ सफाई करती है और सभी के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती है। आज आप लोग खाने में क्या खाइएगा? बहू, आज मेरे लिए राजमा चावल बनाना और समधी समधन के लिए उनकी पसंद का पालक पनीर बनाना, और भाई मेरे लिए डोसा बनाना। मैं कुछ भी खा लूंगी, पर मेरे लिए जलेबी जरूर बनाइएगा। खाना खाने के बाद मैं जलेबी खाऊंगी। सभी की फरमाइशें सुनकर अनीता किचन में आती है। वो पसीना पोंछते हुए आलू उबालने के लिए रख देती है और आटा गूंथने लगती है। तभी अचानक गैस चूल्हा अपने आप बुझ जाता है। ओफो, शांति से आटा भी नहीं गूंथ पाती हूँ। ये गैस चूल्हा क्यों बुझ गया? देखना पड़ेगा कहीं खराब ना हो गया हो। अनीता गैस चूल्हे और सिलेंडर की जांच करती है। हे भगवान, ये गैस सिलेंडर अभी खत्म होना था क्या? इतना सारा खाना बनाना है, बिना गैस के खाना कैसे बनाऊंगी? ये सोचकर अनीता किचन से बाहर निकलती है। हॉल में सविता और रजनी अपने परिवार के साथ खड़ी नजर आती हैं। ये क्या, गर्मी की छुट्टी में मेरे ससुराल आया मेरे 5 ननंद का परिवार, ऊपर से गैस सिलेंडर खत्म। अब मैं क्या करूंगी? भाभी देखिए, आपकी छोटी ननंद आ गई है। नमस्ते ननंद जी, नमस्ते मम्मी जी, पापा जी और नंदोई जी। बच्चों, आप लोग कैसे हो? वैसे हम सब तो ठीक हैं, पर आपके चेहरे के तोते क्यों उड़े हुए हैं? क्यों भाभी, अपनी 5 ननंद को देखकर कहीं आपके तोते तो नहीं उड़ गए ना? अगर ऐसी बात है तो कह दीजिए, हम वापस चले जाते हैं। अरे अरे, अभी तो आई हैं और जाने की बात करने लगी।
अरे तुम पांचों इस घर की बेटी हो और मेरे दामाद इस घर के बेटे हैं और हमारे समधी समधन का ही घर है। तुम लोग पूरे गर्मी की छुट्टियां हमारे साथ ही रहोगे। यहाँ मेरे बिना मुंह खोले ही विवाद हो गया। कहीं मैंने गैस चूल्हे की बात कही तो ये लोग कहेंगे कि मैं फिर बहाना ढूंढ रही हूँ। इससे अच्छा है खुद ही कुछ इंतजाम करती हूँ, किसी पड़ोसन से सिलेंडर मांगती हूँ। इतना सोचकर अनीता अपनी पड़ोसन कांति के घर दरवाजे पर जाते हुए, हाँ बहू, बोलो क्या हुआ? चाची, मेरी पांचों ननंद और उनका परिवार आया है। उनके लिए खाना बनाना है और मेरा गैस सिलेंडर खत्म हो गया है। मुझे अपना गैस सिलेंडर दे दीजिए। कल मेरा गैस सिलेंडर आते ही मैं आपको दे दूंगी। अरे सिर्फ 5 ननंद और उनका परिवार ही आया है? अपने मायके के भी लोगों को बुला लो और दूर के कोई रिश्तेदार हो उन्हें भी बुला लो। और सिलेंडर ही क्यों, हमारे घर से राशन भी लेकर जाना। चाची, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? ऐसे नहीं तो और कैसे कहूँ? अपने पूरे खानदान को घर में जुटा लिया है और सिलेंडर मांगने मेरे पास चली आई। एक बार अगर तुम मेरे सिलेंडर पर इतना खाना बनाओगी तो मेरा सिलेंडर आधा हो जाएगा। मेरे पास कोई अतिरिक्त सिलेंडर नहीं है। कांति काकी कुछ गलत तो नहीं कह रही है। इतने बड़े परिवार के लिए जितना खाना बनाना है उतने में गैस खत्म हो ही जाएगा। ऐसा करती हूँ, घर के बाहर 4 ईंटें जोड़कर चूल्हा ही बनाती हूँ। उसी पर सबके लिए खाना बनाऊंगी। अनीता 4 ईंटें जोड़कर चूल्हा बनाती है। दूसरी तरफ बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं, जबकि ननदे नंदोई और सास ससुर बातचीत में लगे होते हैं। अनीता रसोई से सब्जी बनाने का सामान लाकर धूप में बैठकर खाना बनाना शुरू कर देती है। एक बार मैं सब्जी बनाने का सामान लेकर आई। अभी सब्जी को रखूंगी, फिर मैं पूड़ियाँ बनाने का सामान लेकर आऊंगी। फिर इसी तरह बिरयानी, जलेबी और इनकी फरमाइशों की अलग अलग चीजें बनाने का सामान लेकर आऊंगी। इसमें तो आने जाने में ही मेरे 12 बज जाएंगे। ऊपर से तेज धूप, ऐसा लग रहा है जैसे स्ट्रॉ लगाकर सूरज मेरी एनर्जी पी रहा हो। ऐसे ही अनीता तेज धूप और रसोई की गर्मी में लगातार खाना बना रही थी। बार बार काम करते वक्त अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो लड़खड़ाकर जमीन पर बैठ जाती है। जिसका डर था वही हुआ। आखिरकार मुझे चक्कर आने लगे। आज तो चाहे जैसे भी चूल्हे पर खाना बना लेती हूँ, पर उसके बाद मुझे गैस सिलेंडर का इंतजाम करना ही होगा, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ऐसे ही रात होती है। रात का खाना भी अनीता मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाती है और एक बार में घर के सभी मर्दों को खाना खिलाकर, जिसमें घर के सारे बर्तन जूठे हो जाते हैं और अनीता किचन में बर्तन धो रही होती है। अरे भाभी, खाना कब दोगी? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी हमें भी खाना परोसो। हाँ हाँ ननन जी, अभी खाना लेकर आती हूँ, थोड़ी देर रुक जाइए। अरे भाभी, थोड़ी देर रुक जाइए का क्या मतलब होता है? भूख लगी है और आप कह रही हैं थोड़ी देर रुक जाइए। मम्मी जल्दी खाना दो ना, मुझे भूख लगी है। हाँ मम्मी, जल्दी खाना दो, हमें भूख लगी है और खाना खाने के बाद हमें खेलना भी है। भाई अरे हमसे पहले बच्चों को ही खाना खिला देना था ना। बच्चे बेचारे इतने भूखे हैं। क्या बताऊं भाई साहब, जरा सी भी अकल नहीं है मेरी बहू में। अगर अकल ना होती तो आज पूरे परिवार को बाहर खाना खाना पड़ता। और अगर अभी कह दिया ना कि बर्तन धो रही हूँ तो एक बेइज्जती और हो जाएगी कि घर में बर्तन नहीं है। बर्तन धोते हुए अनीता की उंगलियों में बर्तनों से कई जगह कट जाता है। अनीता दर्द पर ध्यान दिए बिना बर्तन धोकर बच्चों और अपनी नंदों और सासों को खाना परोसती है। अनीता बहू, जरा थोड़ी सलाद लाना, मुझे सलाद के साथ खाना खाना है। भाभी, जरा मेरे लिए मीठे में खीर बना लीजिए। खाना खाने के बाद खीर खाएंगे। भाभी, अगर खीर बन रही हो तो मेरे और बच्चों के लिए आइसक्रीम भी बना दीजिए। बाजार वाली नहीं, अपने हाथों वाली। दिन भर की थकान के बाद बिना पल के झपकाए अनीता किचन में आइसक्रीम बनाकर फ्रिज में रखती है और फिर घर के बाहर आकर मिट्टी के चूल्हे पर खीर बनाती है। सभी को खिलाने के बाद देर रात अनीता पूरे किचन को साफ करती है और सिंक में पड़े जूठे बर्तनों के पहाड़ को साफ करती है। जिस तरह गन्ने की मशीन में गन्ने का आखिरी रस तक निचोड़ लिया जाता है, उसी तरह आज दिन भर के काम ने मेरी सारी ताकत निचोड़ ली है। अब बस राम भरोसे मेरा शरीर चल रहा है, वरना मुझ में हिलने तक की ताकत नहीं है। ऐसे ही आज का दिन भी बीत जाता है और अगले दिन सुबह 5 बजे अनीता ब्लैक में गैस सिलेंडर ले आती है और चाय नाश्ते की तैयारियां शुरू कर देती है। ऐसे ही दोपहर होती है और रजनी के कमरे में सभी बैठे होते हैं। रत्ना, मैंने नहाकर अपने कपड़ों को तुम्हारे कपड़ों के साथ रख दिया है। बहू, मेरे और तेरे पापा जी के कपड़े एक जगह रखे हुए हैं, अपने कपड़ों के साथ उन्हें भी भिगो देना। नीलम बहू, मैंने बाथरूम में सारे कपड़े एक बाल्टी में भिगो कर रख दिए हैं। जब तू कपड़े धोए तो उन कपड़ों को भी धो देना। अपने अपने बहुओं और बीवियों को कपड़े धोने के लिए कहकर सभी सास ससुर और पति अपनी बात कहकर वो वहां से चले जाते हैं। वहीं पांचों ननदें आंचल के कमरे में इकट्ठा होती हैं।
हम यहाँ अपने मायके एंजॉय करने आए हैं या कपड़े धोने? मैं तो नहीं धोऊंगी भाई कपड़े। हमें क्या जरूरत है कपड़े धोने की? हम इस घर के मेहमान हैं और मेहमानों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी बहू की होती है। भाभी धोएगी सारे कपड़े। पांचों ननदें बाल्टियों में रखे अपने पूरे परिवार के गंदे कपड़े लेकर बाथरूम में कपड़े धो रही अनीता के पास आती हैं। भाभी भाभी आप कपड़े धो रही है ना? हाँ ननन जी, मैं मम्मी जी, पापा जी, अरुण दोनों बच्चों और अपने कपड़े धो रही हूँ। आपको कुछ चाहिए क्या? भाभी हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बस लगे हाथ हमारे भी कपड़े धो दो। आपके भी कपड़े? पर ये तो 7 बाल्टी कपड़े हैं, मैं इतने कपड़े अकेले कैसे धोऊंगी? आप लोग अपने कपड़े खुद धो लीजिए। ये क्या बहू, अब तो अपना पराया करने लगी? तो अपनी नंदों को अपना नहीं मानती है क्या? नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है, मेरी नंदे मेरी अपनी है। तो ठीक है बहू, तो ये सारे कपड़े धो देना, तब तक हम घर के दूसरे काम देखती हैं। पांचों ननदें अपनी 7 बाल्टी कपड़े अनीता को देकर हॉल में आकर गपशप करने लगती हैं। वहीं अनीता पूरी तरह परेशान होकर गहरी सांसें लेते हुए कपड़े धोने लगती है। कपड़े धोते धोते अनीता के हाथों का नेल पेंट तक उतर जाता है। हे भगवान, मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं कि मेरे हाथों का ये नेल पेंट भी मिट गया, जिसे मिटाने के लिए कम से कम 3 बार नेल पेंट रिमूवर लगाना पड़ता था। आज तो हालत खस्ता हो गई मेरी कपड़े धोने में। कपड़े धोकर अनीता अरुण की मदद से छत पर 4 नई रस्सियां बंधवाती है। अब ठीक है ना अनीता? और रस्सियां नहीं बांधी है ना? तो मैं नीचे जा रहा हूँ। सभी जीजा जी मेरा इंतजार कर रहे हैं और कहीं उन्हें ऐसा न लगे कि उन्हें बुलाकर हम उनका ध्यान ही नहीं रख रहे। अरुण अपने 5 जीजाओं की सेवा सत्कार में नीचे चला जाता है। वहीं अनीता कड़ी धूप में कपड़े निचोड़ निचोड़ कर फैला रही होती है। तभी पड़ोस की छत पर पूर्णिमा आती है। अनीता दीदी, कितने कपड़े धोने हैं? आज 4 रस्सियां बंधवा ली और आधे घंटे से कपड़े ही फैलाई जा रही हो। क्या करूं बहन, 5 ननंद और उनके पूरे परिवार के कपड़े हैं। 12 बार बाथरूम में जाकर कपड़े लेकर आ चुकी हूँ। अभी एक बारी के कपड़े और लाने हैं और उन्हें अच्छे से फैलाना है। इतनी तो जगह नहीं है छत पर जितने कपड़े हैं। सच बता रही हो अनीता बहन, तुम्हारी हालत देखकर तो पसीने छूटने लगे। न जाने तुमने इतने कपड़े कैसे धोए। मेरे हाथ सुन्न पड़ जाएंगे इतने कपड़े धोने में। अनीता अपने लाल और चमड़ी उखड़े हाथों को देखती है और मन उदास करके कपड़े फैलाकर किचन में जाती है, जहां सभी बच्चे जमीन पर आटा, मैदा, अंडे, तेल का घोल बनाकर होली खेल रहे होते हैं। हैप्पी होली, ये लो। ये लो, मैंने भी फेंका। मम्मी, मम्मी आ गई। मम्मी मम्मी आ गई तो अब क्यों डर रहा है? खेल अपने भाइयों बहनों के साथ। किचन का सारा राशन खराब कर दिया तुमने। किसने किया? किसका आइडिया था ये? सभी बच्चे एक दूसरे की तरफ इशारा करने लगते हैं। वहीं 5 ननदें और पूरा परिवार अनीता की आवाज सुनकर किचन में आ जाता है। बच्चों को देखकर सभी नंदोई हंसने लगते हैं और बच्चों की तस्वीरें खींचने लगते हैं। चुप हो जाइए आप लोग। ननन जी, बच्चों को ले जाइए और नहलाइए, तब तक मैं किचन साफ करती हूँ। नहीं भाभी, हम बच्चों को नहीं नहलाएंगे, ये पूरे गंदे हो गए हैं। आप लोग नहीं नहलाएंगे तो कौन नहलाएगा? आप नहलाएंगे भाभी। वैसे भी आपके ही बच्चों ने हमारे बच्चों को इतना गंदा किया है। मेरे बच्चों ने ये सब कुछ नहीं सिखाया है, ये सबके बच्चों की शरारत है। अरे बहू, किसी की भी शरारत हो, जल्दी से बच्चों को नहलाकर किचन की साफ सफाई कर। अनीता सभी बच्चों को घर के बाहर लेकर जाती है और एक लंबी पाइप पानी की टंकी से जोड़कर बच्चों को नहलाने लगती है। मजा आ रहा है ना बच्चों? अगर तुम्हें घर में नहलाती तो पूरा बाथरूम गंदा होता, इसलिए यहाँ नहला रही हूँ। मम्मी, हमें मजा आ रहा है, हम रोज ऐसे ही नहाएंगे। हाँ मम्मी, हमें इस तरह नहाने में बहुत मजा आ रहा है, हम ऐसे ही नहाएंगे। सभी बच्चे नहाकर गीले बदन ही घर में घुसते हैं और अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। हॉल और सीढ़ियाँ पूरी तरह गीली हो जाती हैं, जिन्हें अनीता साफ कर रही होती है। घर के सारे काम एक तरफ और इन बच्चों को संभालना एक तरफ। ये एक काम बिगाड़ते हैं, उसके पीछे 4 नए काम खड़े करते हैं। भाई कब मिलेगा खाना? हमारे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। दोपहर खत्म होने को है और अभी तक खाना ही नहीं बना। पूरा परिवार भूखा है, तुम लोग कुछ करती क्यों नहीं भाई? देख रही हो मम्मी, भाभी ने सुबह पेट भरकर नाश्ता कर लिया है और दोपहर खत्म होने को है। अभी तक हमारे परिवार वालों के लिए खाना नहीं बनाया। वो चाहती है कि हमारे परिवार वालों के सामने हमारी बेइज्जती हो जाए। बहू, ये क्या सुन रही हूँ मैं? तू अपनी नंदों की बेइज्जती क्यों करवाना चाहती है? माँ जी, मैं किसी की बेइज्जती नहीं करवाना चाहती हूँ। बच्चों ने सारा राशन खराब कर दिया था, पहले मैंने उसे साफ किया, हॉल की सफाई की और अब राशन लेने जा रही हूँ। बहू, बहाने बनाने में तुझसे कोई नहीं जीतता। जा जल्दी राशन ले आ।
अनीता पूरे हॉल और सीढ़ियों की सफाई करती है और फिर पूरे किचन की सफाई करती है। उसके बाद दोपहर की चिलचिलाती धूप में राशन लेने घर से दूर राशन की दुकान पर चली जाती है। क्या बात है, इस महीने बड़ी जल्दी राशन लेने आई हो आप, वो भी 5 गुना। क्या बताऊं, मेरी 5 नंदों का परिवार आया है। बच्चों ने सारा राशन खराब कर दिया है, इसलिए जल्दी राशन लेने आई हूँ। और जब लेकर जा ही रही हूँ तो पूरे परिवार का राशन अच्छे से ले लिया है। अब जरा इन राशनों को मेरे घर तक पहुँचवा दीजिए। ये तो नहीं हो पाएगा, दोपहर का वक्त है, सारा स्टाफ खाना खाने गया है और इतनी तेज धूप में कोई भी इतना सारा सामान पहुंचाने नहीं जाएगा। आप कोई ऑटो रिक्शा कर लीजिए, मैं सामान रखवा दूंगा। ऑटो रिक्शा? ऑटो रिक्शा? ये ऑटो रिक्शा वाले दोपहर में अपने रिक्शा लेकर घूमने निकलते हैं क्या? एक भी ऑटो रिक्शा वाला नहीं रुकता है। अनीता की आवाज सुनकर एक ऑटो वाला रुक जाता है। अरे आपने इतना सारा सामान लिया है, इसका मतलब आपके घर के दरवाजे तक सामान पहुंचाना होगा। और दोपहर के वक्त हम सभी ऑटो स्टैंड वाले खाना खाने जाते हैं। ऐसा करती हूँ, खुद ही राशन लेकर घर चलती हूँ, वरना खाना बनाने में देरी होगी। अनीता सारा राशन 2 बड़े थैलों में रखती है और तेज धूप में सारा सामान लेकर घर की तरफ निकल जाती है। तेज धूप और इतने दिनों की मेहनत की वजह से अनीता के चेहरे का रंग उतर चुका है। अनीता सभी के लिए खाना बनाती है और पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाते हैं। फिर भाई मजा आ गया, खाना बड़ा स्वादिष्ट था। भाई आप लोगों को खाना अच्छा लगा, ये हमारे लिए बड़ी बात है। खाना तो अच्छा था, पर अब आम रस पीने का मन है। भाभी जरा आम रस बनाइएगा। भाभी मेरे लिए आम पन्ना बनाइएगा। मैं तो आम पन्ना आम रस दोनों पीऊंगा। हाँ, मैं भी दोनों पीऊंगी। मेरे पास ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है, यहीं से आम मंगवाती हूँ, फिर सबके लिए आम पन्ना और आम रस बना दूंगी। आज पहली बार इन लोगों ने मेरी पसंद की चीज की डिमांड की है, इन्हीं के बहाने मैं भी पी लूंगी। अनीता ऑनलाइन कच्चे और पके आम ऑर्डर करके घर में मंगवाती है, जिसे शारदा देख लेती है। बहू, तू चाहती तो बाजार जाकर अच्छे आम लेकर आ सकती थी, पर तूने मोबाइल से केमिकल वाले आम मंगवाए हैं। मैं देख रही हूँ, जब से मेरी बेटी आई है तू बहुत काम चोरी करने लगी है। काम चोरी? सुबह 5 बजे से उठकर मैं अब तक कामों में लगी हूँ, और इतने दिनों से काम करते हुए शरीर का अंग टूट गया है, और ये कहती है कि मैं काम चोरी करती हूँ। शारदा की बातें सुनकर भी अनीता सभी के लिए आम पन्ना और आम रस बनाती है और अपनी ननद, नंदोई, ससुर और पति को आम रस और आम पन्ना पिलाती है, जिसमें सारा आम रस और आम पन्ना खत्म हो जाता है। मम्मी, तुमने सबको आम रस और आम पन्ना दिया, मुझे भी दो। हाँ मम्मी, मुझे भी दो। बच्चों, तुम्हारे लिए मैं कल बना दूंगी, अब ये आम रस और आम पन्ना खत्म हो गया है। मैंने तो सभी के लिए ही बनाया था, पर मेरी ये 5 भूखी नंदे है ना, इन 5 ने मेरे और बच्चों के हिस्से का आम रस और आम पन्ना भी पी लिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दोपहर अनीता अपने कमरे में आराम करने के लिए लेट जाती है। आज पूरे 15 दिन बाद मुझे दोपहर में थोड़े आराम करने का मौका मिला है। एक अच्छी गहरी नींद लूंगी ताकि मेरा ये उतरा हुआ चेहरा ठीक हो जाए। अनीता की आंख लगती है तो वहीं दूसरी तरफ सभी बच्चे 5 ननद के पास आते हैं। मम्मी मम्मी, बाहर बहुत तेज धूप है, आप लोग हमारे साथ खेलिए ना, हमें खेलना है। जाओ तुम सभी बच्चे यहाँ से, हमें बात करने दो, जाकर अपनी मामी के साथ खेलो। सभी बच्चे अनीता के कमरे में आते हैं और तकिए, खिलौनों और अनीता की मेकअप की चीजों से खेलने लगते हैं, जिससे अनीता की नींद खुल जाती है। हे भगवान, इन बच्चों ने मेरे कमरे का भी कचरा बना दिया, मेरे सारे समेट कर रखे हुए कपड़े भी बिगाड़ दिए। ये बच्चे हैं कि आफत की पुड़िया। मामी, आपका ये मेकअप का सामान कितना अच्छा है, मुझे इससे खेलने में बड़ा मजा आ रहा है। तुम सभी बच्चे जिसके हाथों में जो है वो सब अभी रख दो। नहीं, मैं तुझे खिलौना नहीं दूंगा, तू तोड़ देगा। दे मेरा खिलौना वापस। नहीं, तू मुझे ये खिलौना दे, मुझे इससे खेलना है। आरव, अनन्या, बिहेव योरसेल्फ। जाओ तुम दोनों अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करो, वरना दोनों के गाल लाल कर दूंगी। और सूरज, तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें पढ़ाने बैठती हूँ। वैष्णवी, तुम डॉल हाउस से खेलो, मेरे मेकअप के सामान से नहीं। और तुम वीडियो गेम खेलो। अनीता अपने प्यार भरी डांट से बच्चों को समझाकर अलग अलग खेलने बैठा देती है और खुद भी बच्चों के साथ बैठकर खेलने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक शाम पूरे परिवार को एक फंक्शन में जाना होता है, जिसके लिए अनीता अपनी 5 ननद और बच्चों को तैयार करती है और थकी हारी अपने कमरे में तैयार होने लगती है। अरे अनीता, ये क्या हो गया है तुम्हें? पूरी बूढ़ी लग रही हो तुम, बिल्कुल चमक नहीं रही तुम्हारे चेहरे में। खुद का ध्यान क्यों नहीं रखती हो भाई? अब ऐसी बूढ़ी वाइफ को लेकर मैं फंक्शन में घूमूंगा तो। जरा सी शर्म नहीं आ रही है ये बात कहने में इन्हें? इन्हीं की 5 बहनों और इनके परिवारों की वजह से मेरी ये हालत हुई है।
खुद तो अपने पांचों जीजा के साथ लूडो, कैरम और चेस खेलते हैं और यहाँ इनकी पांचों बहनें मिलकर मुझसे कबड्डी खेलती है। ऊपर से काम चोरी की उपाधि दे रखी है। अब खुद का ध्यान रखने लगूंगी तो सेल्फ ऑब्सेस भी कहने लगेंगे। ठीक है, अब ज्यादा सोचो मत। चलो जल्दी तैयार होकर पार्टी में चलो, वरना हम लेट हो जाएंगे। अनीता जल्दबाजी में हल्का फुल्का तैयार होती है और अपने पूरे परिवार के साथ फंक्शन के लिए निकल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अनीता सीढ़ियों पर पोछा लगाते हुए बच्चों के खिलौने की गाड़ी से फिसलकर सीढ़ियों पर गिर जाती है, जिससे अनीता के सिर पर चोट लग जाती है और अनीता बेहोश हो जाती है, जिसे देख पूरा परिवार अनीता को कमरे में लाता है। डॉक्टर को बुलाकर अनीता की मलहम पट्टी करवाई जाती है। बच्चों, ये सब तुम्हारे यहाँ वहाँ खिलौने फेंके रखने की वजह से हुआ है। देखो मामी गिर गई। गलती तो पांचों नंदों की है। तुम लोगों को काम देने के बाद हमने कई बार देखा है कि तुम पांचों बैठकर गप्पे लड़ाती हो। क्या हम समझते नहीं कि घर का काम कौन कर रहा है? अब सोचो आज सबका पेट कैसे भरेगा। आप लोग परेशान मत होइए, मैं सभी के लिए बाहर से खाना मंगवा लेता हूँ। अरुण पूरे परिवार के लिए बाहर से खाना मंगवाकर सभी को खाना खिलाता है और खुद अनीता के पास बैठा रहता है। ऐसे 2 दिन बीतते हैं। अनीता की तबीयत में थोड़ा सुधार आता है। 2 दिनों में तो मेरे परिवार वालों को समझ में आ ही गया होगा कि घर में कितना काम होता है। अब शायद मेरी ननंद अपने काम मेरे ऊपर ना थोपे। अनीता उठने की कोशिश करती है, तभी कमरे के बाहर खड़ी 5 ननद और सास की बात सुनती है। ये भाभी एक्टिंग कर रही है, जरा सी सर पर चोट नहीं लगी। 2 दिन में ऐसी लेटी है जैसे कोमा में चली गई हो। अब तो लगता है मुझे कोमा में ही जाना पड़ेगा। करने दो मेरी सास और नंदों को घर का काम। अनीता आंखें बंद करके लेट जाती है। वहीं 2 दिनों से बाहर का खाना खाकर सभी मर्द और बच्चे परेशान होते हैं। अरे बहुओं, या तो तुम सभी अपने अपने ससुराल वापस चलो या फिर यहाँ घर में खाना बनाओ। बाहर का खाना अब नहीं खाएंगे हम। और थोड़ा घर की साफ सफाई भी कर दो भाई। घर के मर्दों के कहने पर 5 ननदें मिलकर घर का काम करने का फैसला करती हैं। पसीने से भीगी नीलम रसोई में खाना बना रही है। ये भाभी इतना सारा खाना अकेले कैसे बनाती थी? मुझे तो आधे खाने में ही चक्कर आने लगे हैं। नीलम गुस्से में खाना बनाना छोड़कर किचन से निकलती है। दूसरी तरफ घर भर के कपड़े धो रही आंचल सारे कपड़े फेंककर काम करने से मना कर देती है। वहीं अंकिता, सविता और रजनी घर के काम करते हुए कभी फिसलकर गिर जाती हैं, तो कभी आपस में झगड़ने लग जाती हैं और काम करने से मना कर देती हैं। वहीं शारदा तेज धूप में घर भर की सब्जियां लेकर आ रही होती है। बहू, रोज इतनी धूप में ये भारी सब्जियां लेकर आती थी क्या? तभी तो उसका चेहरा इतना उतर गया था। इतनी तेज धूप में इतना सारा सामान कोई कैसे लेकर आ सकता है? ऐसे ही 2 दिन बीतते हैं और फिर 1 हफ्ता बीतता है। 5 ननद और शारदा अनीता के पास आती हैं। मम्मी, ननद जी, अब मेरी तबीयत पहले से बहुत अच्छी लग रही है। बहू, तेरी तबीयत अच्छी लगे या ना लगे इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तू क्या सोच रही है? इतने दिनों से तू बिस्तर पर बैठी है तो हम घर के कामों के लिए तेरी मोहताज बनेंगे क्या? ठीक है मम्मी जी, मैं आपकी बात समझ गई। वैसे मैं ये कह रही थी कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। नहीं बहू, तू मायके नहीं जा सकती। जब मेरी 5 ननद अपने पूरे परिवार के साथ अपने मायके आ सकती है तो मैं सिर्फ अपने 2 बच्चों के साथ अपने मायके क्यों नहीं जा सकती? मैं जरूर जाऊंगी। अनीता एक छोटे बैग में 4 कपड़े रखती है और अपने दोनों बच्चों के साथ मायके निकल जाती है। जाने दे बेटी अपनी भाभी को। चल हम सब मिलकर घर के काम करते हैं। क्या घर के काम? नहीं नहीं माँ, हम यहाँ गर्मियों की छुट्टी मनाने आए हैं, काम करने नहीं। हम तो जा रहे हैं अपने कमरे में। 5 ननद जब नीलम के कमरे में आती हैं, तो अपने अपने गहने लेकर आपस में बातें करने लगती हैं। मैं बड़ी हूँ इसलिए मैं घर का काम नहीं करूँगी। तो मैं छोटी हूँ, मैं भी घर का काम नहीं करूँगी। मेरे पास सबसे ज्यादा गहने हैं, मैं भी काम नहीं करूँगी। तब तो मेरा पति मुझसे ज्यादा प्यार करता है, मैं भी कोई काम नहीं करूँगी। 5 ननदें घर का काम करने से मना कर देती हैं। वहीं किचन में जूठे बर्तनों का पहाड़, गंदे कपड़ों से भरी बाल्टियां और पूरे घर में पैरों के गंदे निशान देखकर, शारदा, बहू के बिना हमारी इज्जत नहीं बचेगी हमारी बेटियों के ससुराल वालों के सामने। जल्दी से बहू को लेकर आना पड़ेगा। रामलाल और शारदा तुरंत अनीता के मायके पहुंच जाते हैं। बहू, ससुराल चल, तेरे बिना तेरे ससुराल का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। बहू, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, जल्दी घर चल। अनीता अपने सास ससुर के साथ ससुराल लौट आती है और पहले की तरह पूरे परिवार का ध्यान रखने लगती है। कुछ दिनों के बाद उसकी 5 ननदें अपने अपने परिवार के साथ वापस चली जाती हैं। इसके बाद अनीता भी अपने बच्चों के साथ 1 हफ्ते के लिए मायके चली जाती है।